हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11.2 का पूरा परिचय और उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। ये एक का दिक कोसाइन है, फिर ऐसे 4/13 12/13 3/13 दूसरे का दिक कोसाइन है, फिर 3/13 -4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। तो तीन रेखाएं, तीनों रेखा की आपको क्या बोला है, दिक कोसाइन दिया है। तो चलो दिया है पहले रेखा की दिक कोसाइन, पहले रेखा की दिक कोसाइन को किससे दर्शाते हैं, LMN से ना। तो इसको L1 M1 N1, क्योंकि तीन रेखा है तो पहले के लिए L1 M1 N1, फिर L2 M2 N2 और तीसरे के लिए L3 M3 N3 ना। तो ये कितना दिया आपको, 12/13 -3/13 और -4/13। ये कितना दिया है, 4/13 12/13 और 3/13। और ये कितना दिया है, 3/13 -4/13 और 12/13। आपको दर्शाना है कि ये तीनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है। जब कल इसका इंट्रो पार्ट किए हैं तो वहां पर आपने देखा है, अगर आपको दो रेखा का दिक कोसाइन पता हो, जैसे ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इसकी दिक कोसाइन L1 M1 N1 और इसकी दिक कोसाइन L2 M2 N2 है, और मान लेते हैं कि इनके बीच कोण, दोनों रेखा के बीच कोण कितना है, थीटा। तो वहां पर आपने देखा है कि cos थीटा बराबर ये होता है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ख्याल है, 4-5 फार्मूला था कोण निकालने का, उसमें से एक फार्मूला ये भी था। और अगर थीटा बराबर 90 हुआ, क्योंकि अगर दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत हुआ तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90। और जब थीटा लंबवत होने के बाद दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो अगर थीटा का वैल्यू 90 रखोगे तो cos 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 अंश। यानी जब ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखा एक दूसरे क्या है, लंबवत है ना। अरे अगर cos थीटा की जगह 90 रखे हो ना, तो cos 90 का वैल्यू 0 आएगा, यानी इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 0। तो मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर कभी भी मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये 0 के बराबर आ जाए, इस बात का मतलब क्या है कि ये जिस रेखा के भी दिक कोसाइन होंगे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो फिर वही चीज है, आपको दिखाना है तीनों रेखा एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, तो पहले इनके बीच का दिखा दो, फिर इनके बीच का ले लो, फिर इनके बीच का ले लो, और आप यही लगाओ। तो चलो पहले और दूसरे रेखा के लिए, चूंकि ऐसे इधर लिखो, पहले तथा दूसरे या दूसरी रेखा के लिए, जब पहले और दूसरी रेखा के लिए आप L1 L2 मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये तो निकालोगे, तो निकालो कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा। अब उसी के आगे हमारे पास स्पेस शायद कम पड़ेगा, तो कितना, 12/13 गुणे 4/13। अरे L1 L2 प्लस M1 M2, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस 3/13 गुणे 12/13 प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस 4/13 गुणे 3/13। तो ये कितना आ जाएगा, 12×4 = 48 माइनस 12×3 = 36 और माइनस 4×3 = 12 बटे 169। अरे 13×13 169 ना, यहाँ पर भी 169, यहाँ पर भी 169, यहाँ पर भी, तो हर बराबर था, तो हमने अंश को सीधा जोड़ घटा दिया। तो 36 12 48, 48 में से 48 घटाओगे फिर 0 आ जाएगा, और 0 बटे कुछ करो 0, यानी ये कितना है यार। इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत होंगे। दिस इंप्लाइज दैट, सीधा ऐसे बोल दे, L1 ये परपेंडिकुलर होगा L2। L1 का मतलब
पहली रेखा, L2 का मतलब दूसरी रेखा। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि यहां मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये कितने के बराबर आया? 0। इस बात का मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। दोनों रेखाएं यानी पहली तथा दूसरी, आप ऐसे ही बोल दो, दिस इंप्लाइज दैट पहली तथा दूसरी रेखा एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, आप सेम ऐसे दूसरे और तीसरी रेखा के लिए कर सकते हो। दूसरी तथा तीसरी रेखा के लिए पहली तथा दूसरी तथा तीसरी रेखा के लिए क्या हो जाएगा? हम L2 L3 निकालेंगे ना, अरे दूसरी और तीसरी रेखा बाद, तो L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3, तो कितना आ जाएगा? माडा 4/13 गुणे 3/13, फिर प्लस माइनस माइनस 12/13 गुणे 4/13, और ये तो प्लस ही रह जाएगा 3/13 गुणे 12/13, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 माइनस 48 और प्लस 12 3 36 और बटे 13 13 में 1 6 ना, हर बराबर था इसलिए हमने अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया। तो 36 12 48 प्लस 48 माइनस 48 0, तो यानी ये भी कितना आया? 0। तो 0 आने का मतलब ये भी, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि यहाँ माडा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 ये कितना आया? इस बात का मतलब क्या हुआ? दूसरी और तीसरी रेखा एक दूसरे के लंबवत, तो दिस इंप्लाइज दैट दूसरी तथा तीसरी रेखा एक दूसरे के लंबवत है। सेम आप ऐसे क्या पहले और तीसरे के बीच बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो भी आपको 0 ही मिलने वाला है ना, तो आप पहले और तीसरी रेखा के लिए खुद से कर लेना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2, फिर दूसरी एक बिंदु बोला है 3 4 -2 से होके जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। आपको सिद्ध करना है कि एक रेखा है और ये दूसरी रेखा। ये पहली रेखा 2 बिंदु से होके जा रही है, इस पे कौन कौन सा बिंदु है? 1 -1 2, और इस पे कौन सा बिंदु दिया है? 3 4 सेम जिस रेखा पर लंब है उस पे भी 2 बिंदु दिया है, 0 3 2 और 3 5 6। आपको सिद्ध करना कि ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या है? लंबवत है। मान लेते हैं कि आपका पहली रेखा है L1 और इसको मान लेते हैं ये आपकी दूसरी रेखा है L2। ठीक है, देखो अभी इसके पहले फिलहाल तो आपकी सिलेबस ये चीज कर चुका है। करने का मतलब पहले आपको एक रेखा का समीकरण मिलता, मतलब आपको 2 प्रकार की रेखा का समीकरण पढ़ना था। एक ऐसे रेखा का समीकरण पढ़ना था जिसपे एक बिंदु पता हो और तथा वह रेखा एक दिए गए सदिश के क्या हो? समांतर हो, जो कि हम लोग पढ़े। फिर आपको एक ऐसी भी रेखा का समीकरण पढ़ना था जिसपे केवल आपको क्या दिया? 2 बिंदु दिया, क्योंकि जैसे 2 बिंदु देगा तो हमको रेखा का समीकरण लिखने के लिए एक बिंदु चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 बिंदु दिया है तो एक बिंदु तो हम लिख ही लेंगे। अरे 2 बिंदु में से कोई भी आप एक बिंदु पकड़ लो, लेकिन आप ये कैसे पता करो कि यह रेखा किसके समांतर है? तो क्या 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश आप लिखना जानते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो इसी के इलांग इसी के दिशा में आपको एक सदिश मिल जाता, तो ये आपका वेक्टर बी का काम कर जाता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपने ये देखा कि 2 रेखा के बीच कोण निकालने का मतलब क्या करते हो? वह दोनों रेखा किसके समांतर है? उन्हीं, जैसे मान लो ये रेखा एक वेक्टर के समांतर होगा और जो दूसरी रेखा होगी ये दूसरे वेक्टर के समांतर होगा, इन्हीं वेक्टर के बीच जो कोण होगा वही तो इन दोनों रेखा के बीच कोण होता है। तो अगर आपको यह एक रेखा दिया है तो इस रेखा के दिशा में आप एक सदिश बता सकते हो, और आपको यह 2 बिंदु दिया है तो इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाला एक सदिश बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? पीछे वाले प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं ना 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो अगर आपको 2 बिंदु दिया है तो आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बता दो, और आपको ये 2 बिंदु पता चला तो आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बता दो, और जैसे आपको 2 सदिश पता चला, 2 सदिश के बीच कोण निकालना है मालूम है, तो वही हम काम करते हैं। क्या? चलो
एक काम करो, इस बिंदु को आप मान लो ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक, दिया है क्या दिए, ये जो रेखा L1 है बिंदु ए और बी से होकर जाती है, दिया है रेखा L1 बिंदु ए 1 कामा -1 कामा 2 तथा बिंदु बी, और बी का निर्देशांक बताओ, 3 कामा 4 कामा -2 से होकर जाती है, से होकर जाती है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाला सदिश, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यानी वेक्टर ए बी हुआ। वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे, इसमें से इसको घटा ही दोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, तो 3 में से 1 घटा के आई कैप प्लस 4 में से -1 घटा के जे कैप प्लस -2 में से 2 घटाओगी और के कैप। समझ में आ रहा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते, आप इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर ए बी बराबर कितना है, 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और -2 -4 के कैप। तो आपको इस लाइन L1 की दिशा में एक सदिश मिला। बोलो, अरे हम किसी भी दो रेखा के बीच कोण निकालने के लिए बस ये पता करते पहली रेखा किस वेक्टर के समांतर है और दूसरी रेखा किस वेक्टर के समांतर है। तो पहली रेखा वेक्टर ए बी के ही तो समांतर होगा, और जो दूसरी रेखा किसके समांतर होगा, वेक्टर सी डी के। तो पहले हम दूसरी रेखा के भी दिशा में एक वेक्टर प्राप्त करते हैं, यानी दूसरी रेखा के समांतर एक वेक्टर प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि रेखा L2 किस किस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु C का निर्देशांक कितना है, 0,3,2 तथा बिंदु D, और D का निर्देशांक कितना है, 3,5,6 से होकर जाती है। तो C और D को मिलाने वाला सदिश हम प्राप्त करेंगे। तो यहां से क्या लिखोगे, बिंदु C तथा D को मिलाने वाला सदिश क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको लिखने के लिए हम ऐसे वेक्टर सी डी लिख सकते हैं, तो डी में से सी को घटाओ, तो 3 - 0 आई कैप, 3 - 0 आई कैप प्लस 5 - 3 जे कैप प्लस 6 - 2 के कैप। तो वेक्टर सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो आपको पहले रेखा की दिशा में एक सदिश मिला और आपको दूसरी रेखा की दिशा में सदिश मिला। तो बस जब दो समांतर सदिश मिल गए तो इन्हीं दोनों के बीच का जो कोण होगा तो मान लेते हैं। तो अच्छा आप यहां पर बताओ, क्योंकि आपको पता, यहां पहले लिख दो कि ये, चूंकि ये सीधा, चूंकि सदिश वेक्टर ए बी किसके समांतर होंगे, रेखा एल के दिशा में है ना, जो आपने वेक्टर ए पाए रेखा L1 की दिशा में, रेखा L1 के या रेखा L1 की दिशा में है, की दिशा में, तथा जो आपने वेक्टर सी डी पाया है किसके दिशा में है, वेक्टर L2 की दिशा में है, सॉरी रेखा L2 की दिशा में है, दिशा में। तो यहां आपको पता है ना, जिसके समांतर होता है फिर उसके लिए आप A1 B1 C1 लिखते हो। A1 बराबर बताना, B1 बराबर बताओ, C1 बताओ, और इसी प्रकार A2 बराबर, B2 बराबर और C2 बराबर बताओ कितना होगा। A1 बराबर जिसके समांतर होता है उसका दिक् अनुपात ही A1 B1 C1 पहले रेखा का दिक् अनुपात, A2 B2 C2 दूसरी रेखा का दिक् अनुपात। तो पहले रेखा का दिक् अनुपात बताओ, 2 5 -4, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात 3 2 और 4। तो मान लेते हैं इनके बीच कोण कितना है, थीटा। माना दोनों रेखा के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर, कल फार्मूला पते हो ना, पढ़े हो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान रूट ऑफ A1 स्क्वायर
प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अरे वास्तव में आप ये पढ़े हो ना, काश थीटा बराबर क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर अपान मार डॉट वेक्टर ए मार डॉट वेक्टर, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी ना होके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी। अरे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बटे इन्हीं दोनों का परिमाण, यानी वेक्टर ए बी का परिमाण और वेक्टर सी डी का परिमाण। तो वही जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इसका गुणा a1 गुणा a2 में प्लस b1 गुणा b2 में प्लस c1 गुणा c2 में डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए, क्योंकि आपने कल तीनों चारों फार्मूला लिखा है। आप ये लिख के तो फिर आपको यही मिलता ना, तो एक दो स्टेप हमने स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है नहीं फार्मूला डायरेक्ट कैसे लिखे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जब a1 a2 लिख दिया, यानी हम यही लगाएंगे। फिर ये लिखने का क्या मतलब है, अगर आपको ये नहीं लिखते तो फिर आप यहाँ से जा सकते हो। तो आप जैसे तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। आप इसे कॉपी कर चुके होंगे, बस वैल्यू रखो। बताओ यहां से क्या मिलेगा आपको, काश थीटा बराबर माड में a1 a2, a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 गुणे 2 प्लस माइनस 4 गुणे 4 बटे यहां पर क्या लिखना है नीचे, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट, आपको सिद्ध करना है ये दोनों लंबवत है। लंबवत होने का मतलब, लंबवत होने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो होना चाहिए ना। तो ठीक है कर दो यहीं से, काश थीटा बराबर कितना है, इतना कर दियो, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 4 4 16। अब नीचे कुछ भी हो देखो 10 6 16 माइनस 16 0, तो नीचे अगर आप वही कॉपी कर दो जो लिखा है, तो यहाँ से काश थीटा बराबर कितना मिला 0, तो यहाँ से क्या मिला थीटा बराबर 90। थीटा 90 होने का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिलहाल हमको सवाल में बोल ही दिया था आपको दर्शाना है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो सीधा आपको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या दिखाना था 0। आपने केस पढ़ा है ना, इतना फार्मूला पढ़ने के बाद आपने वहां पर दो नोट में 2 पॉइंट लिखे हो, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो। जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होता है 0, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उस स्थिति में a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2। तो 2 अलग से आपको केस भी याद रखना था, तो फिलहाल हमने इसी तरीके से कर दिया। आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसके पहले आपको जो लंबवत दिखाना था यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, समांतर दिखाना है। तो चलो मान लेते हैं कि आपका जो पहला बिंदु है, इस पहले बिंदु को ए मान लेते हैं और इस दूसरे बिंदु को, ये जो पहली रेखा है इन्हीं दो बिंदु से होकर जा रही है, और जो दूसरी रेखा है ये किस बिंदु से होकर जा रही है, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो पहले का निर्देशांक कितना दिया है 4,7,8 और दूसरे का निर्देशांक कितना दिया है 2,3,4। फिर दूसरी रेखा किस किस बिंदु से जा रही है -1, -2,1 और डी किस 1,2,5। आपको दिखाना है यही दोनों रेखा एक दूसरे क्या है समांतर। तो सीधा हम सबसे पहले वेक्टर ए बी पता कर लेंगे, फिर वेक्टर सी डी पता कर लेंगे। तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वेक्टर ए बी कितना आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी 2 - 4। तो जब 2 - 4 आई कैप प्लस 3 - 7 जे कैप प्लस 4 - 8 के कैप, तो यानी यहां से आपको वेक्टर ए बी बराबर कितना मिला -2 आई कैप -4 जे कैप और -4 के कैप। ठीक, अब इसी प्रकार आप वेक्टर सी डी पता करो। अब वेक्टर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, फिर डी में से सी घटाओगे ना, यानी 1 - -1 आई कैप प्लस 2 - -2 जे कैप प्लस 5 - 1 के कैप। तो कितना हो जाएगा ये -1 प्लस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 ना के कैप। तो यहां से बताओ दिस इंप्लाइज दैट a1 बराबर कितना हुआ, अरे ये a1 हुआ, ये b1 हुआ, ये c1 हुआ,
तो -2 A1 B1 बराबर -4 और C1 बराबर -4। ये A2 B2 C2 हुआ, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 4 और C2 बराबर भी 4। तो समांतर होने के लिए हम क्या निकालेंगे, A1 अपान A2 निकालेंगे, B1 अपान B2 निकालेंगे और C1 अपान C2 निकालेंगे। तो -2/2 करोगे तो -1/1 ही तो आया। यहाँ से -4/4 करोगे तो ये भी तो -1/1 आया, और C1/C2 करोगे यही -4/4 करोगे यही -1/1 आया। तो तीनों बराबर है, यानी यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट A1 अपान A2 ये बराबर है B1 अपान B2 और ये बराबर है C1 अपान। इस बात का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो आप क्या लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट रेखा L1 ये पैरेलल है रेखा L2 के। तो लैंग्वेज हमने नहीं दिया है ना, केवल हमने शार्ट में अपना लिख दिया। तो आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 कैप के समांतर है। अब देखो आपको कहीं नहीं बोला है कि आपको कैसा समीकरण चाहिए, या तो सदिश चाहिए कि कार्तीय चाहिए। आपको नहीं बोला तो आप दोनों निकाल दो, एग्जाम में आप नंबर के हिसाब से काम करो। केवल एक नंबर पूछा है तो आप सीधा अपना एक सदिश समीकरण बता के छोड़ दोगे ना, या केवल आप कार्तीय समीकरण बता के छोड़ दोगे, या अगर 3 नंबर 4 नंबर पूछा है आप सदिश निकालोगे और सदिश की सहायता से आप कार्तीय समीकरण निकालोगे। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों समीकरण निकाल दे रहे हैं। वैसे जब कुछ न पूछा जाए तो आपको सदिश समीकरण ही मतलब बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम हम दोनों निकालेंगे। क्या बोला है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या आप यहाँ से वेक्टर ए बता सकते हो? आपको पता है ना, किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको उस रेखा पे स्थित एक बिंदु चाहिए, और दूसरी चीज वह रेखा किस वेक्टर के समांतर है वो वेक्टर चाहिए। तो जो बिंदु पता होता है उस बिंदु की स्थिति सदिश को तो आप वेक्टर ए कहते हो। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाला ये एक रेखा है जो किस बिंदु से गुजर रहा है, 1, 2, 3 से होकर गुजर रहा है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप, ये आपको वेक्टर बी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के क्या है, समांतर है। तो यही तो होता है, रेखा जिस वेक्टर के समांतर होता है वही वेक्टर बी कहलाता है। तो सवाल में बोल रहा है कि ये जो रेखा है, ये मान लेते हैं लाइन L1 है या L है, यह लाइन इस वेक्टर के क्या है, समांतर है। तो जो समांतर है वो आपका वेक्टर बी हुआ। और इस बिंदु का निर्देशांक अगर आपको पता है तो क्या आप वेक्टर ए बता सकते हो। वेक्टर ए है क्या, उस बिंदु की स्थिति सदिश। तो अगर हमें किसी बिंदु का निर्देशांक पता है तो उस बिंदु की स्थिति सदिश निकालने के लिए क्या करते हो, आई कैप जे कैप के कैप प्लस करके लिख देते हो। तो यानी आप सीधा लिखोगे क्या दिया है, रेखा बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाती है तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए बराबर आई कैप, बस इसी में आई कैप जे कैप के कैप लगा के बोलोगे ना, 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपको रेखा का समीकरण पता है, क्योंकि रेखा का और कैसा समीकरण, सदिश, पहले सदिश लिखते हैं ना। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना याद ना लगा कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ पर आप वेक्टर बी बराबर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस रेखा का कैसा समीकरण हुआ, सदिश समीकरण हुआ। लेकिन हम लोग कार्तीय समीकरण आप डायरेक्ट बता सकते हो। कार्तीय समीकरण डायरेक्ट कैसे बताओगे, आपको पता है ना। कार्तीय समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, जहाँ x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होता है। पासिंग पॉइंट यानी वह रेखा किस बिंदु से होकर गुजर रहा है वो बिंदु, और ए बी सी समांतर सदिश का दिक् अनुपात। तो बताओ यहाँ से डायरेक्ट बताओ, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है अपान ए यानी जिसके समांतर उसका दिक् अनुपात 3 बराबर y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 बटे
2 बराबर जेड माइनस जेड वन का वैल्यू कितना है 3 और बटे -2। ये डायरेक्ट काटती समीकरण, लेकिन हम लोग इससे निकालेंगे कैसे, चूंकि वेक्टर आर होता क्या है एक्स आई कैप प्लस, अरे वेक्टर आर क्या है, इस रेखा पे स्थित कोई भी स्वेच्छ बिंदु की स्थिति सदिश। और स्वेच्छ बिंदु का निशान क्या लेते हो, एक्स वाई जेड। और अगर उसकी स्थिति सदिश लिखना है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हो, तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो लिखो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर आर की जगह इतना लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, यहाँ पर तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा का गुणा कर दो 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। और जब सदिश को जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ते हो, आई कैप वाले में आई कैप को जोड़ते हो, यानी यहाँ से आई कैप और यहाँ पर आई कैप जोड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप गुणांक 1 है और यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है 3 लैम्डा, इतना आई कैप हो जाएगा। और ऐसे हम जे कैप वाले को जे कैप के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है 2 लैम्डा, ये जे कैप। और के कैप वाले को के कैप के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है 2 लैम्डा के कैप। और ये कितने के बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब दो सदिश कब बराबर होते हैं, जब उसका आई गुणांक आई के बराबर जेड गुणांक जेड बराबर के कैप का गुणांक के कैप के बराबर होता है। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक कितना है एक्स और इधर आई कैप का गुणांक कितना है 1 प्लस 3 लैम्डा। यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है वाई और यहाँ पर जे कैप का गुणांक कितना है 2 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है जेड और यहाँ का के कैप का गुणांक कितना है 3 माइनस 2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आप हर जगह से निकालो तो एक्स माइनस 1/3 लैम्डा का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, वाई माइनस 2 और ये 2 इधर आ जाएगा, ये लैम्डा का वैल्यू आपको इधर से मिलेगा और जेड माइनस 3 और माइनस 2 ना, ये बराबर क्या होगा लैम्डा। तो लैम्डा का मान ये भी है तो तीनों लैम्डा का मान है, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो x माइनस 1/3 और इतना बराबर हुआ इसके और ये बराबर हुआ इसके बराबर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3/-2। तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, वही तो चीज है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से गुजरने, यानी एक ऐसे बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतनी है, इस बिंदु से वह रेखा गुजर रहा है, वह सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इसके दिशा में जा रहा है, यानी उसके समांतर से दे दिया कि नहीं दिया। आपको क्या बोला कि एक रेखा है, हमको एक रेखा का समीकरण चाहिए जो कि वह रेखा एक बिंदु, जिस बिंदु की स्थिति सदिश उसकी स्थिति सदिश को हम वेक्टर ए से दर्शाते हैं और उसकी स्थिति सदिश कितनी दी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अरे इससे गुजरने वाले, यही बोला है ना कि बिंदु एक बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश इतनी है, इस बिंदु से गुजरने वाली तथा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली, यानी एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर के पास ये दिशा होगा, इसी दिशा में जाने वाले हमको एक रेखा का क्या चाहिए समीकरण चाहिए। यानी आपको ये तो वेक्टर बी दिया और आपको वेक्टर ए दिया, जब वेक्टर ए पता है वेक्टर बी पता है तो सदिश रेखा का समीकरण बता लो। तो आप सीधा यहाँ पर लिखोगे क्या दिया है, क्या दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी बराबर कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, क्योंकि रेखा का सदिश समीकरण ना, रेखा का सदिश समीकरण किस रूप में होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो बता दो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का वैल्यू रखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का वैल्यू कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको इतना ही छोड़ना, इसके आगे सरल नहीं करना। जब सदिश समीकरण बोलेगा तो केवल इतना रखना है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इस रूप में आपको ही रखना पड़ेगा। हाँ, अब कार्तीय समीकरण पूछेगा तो उसके लिए हम सरल करेंगे, क्योंकि वेक्टर आर बराबर होता क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
तो ये वैल्यू ले जाके रखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, आप यहाँ पर लिख देना इसको कुछ मान लो समीकरण एक, आप बोल दोगे समीकरण एक ही अभिष्ट रेखा का सदिश समीकरण है। अभिष्ट मतलब जो आपको रेखा चाहिए, तो समीकरण एक ही ये क्या है, अभिष्ट रेखा का सदिश समीकरण। ठीक, जेड के कैप बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप वाले में आई कैप को जोड़ोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, चलो जेड हम ऐसे लिख देते 2 डायरेक्ट जोड़ दे प्लस लैम्डा आई कैप। ठीक है, गुणा करोगे फिर जोड़ोगे ही ना, तो डायरेक्ट हम इसका गुणा करते हैं और आई कैप में जोड़ते चल रहे, और जे कैप में माइनस जे कैप गुणा यहाँ पर कितना है -1, ठीक है -1, और यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा जे कैप। अब के कैप में कितना होगा, के कैप गुणा यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर माइनस लैम्डा। ठीक है, अब आपको पता है दो सदिश बराबर कब होता है, जब आई कैप गुणांक आई कैप बराबर हो, यानी यहां से क्या मिला, एक्स बराबर 2 प्लस लैम्डा। सेम ऐसे जे कैप का गुणांक y है, यहाँ पर जे कैप गुणांक कितना है -1 प्लस 2 लैम्डा। के कैप गुणांक कितना है z, और यहाँ पर के कैप गुणांक कितना है 4 माइनस लैम्डा। तो x माइनस 2 बस ना, ये बराबर क्या हुआ लैम्डा, कुछ नहीं तो आप बटे 1 कर सकते हो अपने मन से। यहाँ पर क्या हुआ y प्लस 1/2 बराबर लैम्डा, और यहाँ से क्या हुआ z माइनस 4 बराबर माइनस लैम्डा। तो हमको लैम्डा लिखना था, हम यहाँ पर ऐसे नीचे -1 लिख दे। अरे भैया इसके आगे कुछ नहीं तो -1 ही तो है, -1 गुणा इधर आके क्या हुआ भाग हुआ, तो ये बराबर क्या हुआ लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा को हम हटा दें तो क्या लिख सकते हो, x माइनस 2/1 इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख दे क्या y माइनस 1/2, जो भाव में होता है मानक रूप यही तो होता है ना, y माइनस x माइनस y माइनस z माइनस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ z माइनस 4/-1, ये आपका क्या हुआ कार्तीय समीकरण। ये कैसा समीकरण है, कार्तीय समीकरण, और ये आपका तो सदिश समीकरण है। तो क्या रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण लिखना सरल है ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, आपको अगर ये कॉपी करना आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है। हमको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो बिंदु -2, 4, -5 से होके जाती है और इतने के समांतर है। एक रेखा, ये जो आपको नीचे दिया है एक रेखा का ही तो समीकरण है, इस रेखा के समांतर, यानी x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6 के समान। ध्यान से देखो, मान लो ये आपका रेखा है L, हमको इस रेखा का समीकरण चाहिए। सवाल में क्या बोला कि यह जो रेखा है, जिस रेखा का समीकरण चाहिए वह रेखा -2, 4, -5 के क्या है, इससे होके जा रहा है और इस रेखा के समांतर है। तो रेखा का समीकरण लिखने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक उस रेखा पे स्थित बिंदु जो कि आपको दिया है, और दूसरी चीज चाहिए हमको इस रेखा के समांतर सदिश। यही है ना, इस रेखा के समांतर सदिश कैसे निकालोगे, क्या ये रेखा इसके समांतर है, बोलो, यह जो रेखा इस रेखा के समांतर है और इस रेखा का आपको समीकरण दिया है, तो अगर इस रेखा का समीकरण दिया तो इसके समांतर सदिश आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो। अरे ये जो नीचे लिखा होता है यही तो इसका पैरेलल वेक्टर होता है, यानी कितना जगह 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, यानी जिस रेखा का समीकरण दिया है यह रेखा इस वेक्टर के क्या होगा समांतर होगा। क्योंकि जिस रेखा का समीकरण चाहिए वो इस रेखा के समांतर है और यह रेखा इस वेक्टर के समांतर है, यानी जिस रेखा का समीकरण चाहिए वो इस वेक्टर के समांतर भी होगा कि नहीं होगा, तो यानी इसके समांतर सदिश भी आपको दे दिया, तो बस हो गया काम। तो क्या लिखोगे, दिया है रेखा बिंदु किस बिंदु से होके जाता है, -2, 4, -5 से होकर जाती। इस बात का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए आपको दिया, वेक्टर ए कितना दिया -2 i कैप प्लस 4 j कैप -5 k कैप, और आपको यह भी दिया कि यह जो रेखा इस रेखा के समांतर है
अरे इक्वेशन दिया ना, इक्वेशन दिया यानी रेखा नहीं दिया, तो आप लिखोगे कि चूंकि रेखा L रेखा x+3/3 कामा y-4/5 कामा z+8/6 के समांतर है। समांतर, अगर इसके समांतर यानी आपको वेक्टर बी दे दिया, और वेक्टर बी यही नीचे वाला होता है ना, यानी 3i + 5j+6, ठीक है। तो अब क्या दे रही है, जब आपको उस पे एक बिंदु पता चला और आपको ये पता चला उसके वो किसके समांतर है, तो दिस इंप्लाइज दैट रेखा, या आप लिखोगे क्या, चूंकि रेखा का समीकरण क्या होता है, और रेखा का कैसा समीकरण, सदिश समीकरण। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, -2i + 4j -5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना है, यही है 3i + 5j +6, ठीक है। तो ये तो सदिश समीकरण हुआ। अगर आपको कार्तीय समीकरण चाहिए तो हम डायरेक्ट, आप बताओ क्या हो जाएगा, कार्तीय समीकरण x - x1 की वैल्यू कितना है -2 बराबर y - y1 की वैल्यू कितना है 4, और ये बराबर z - z1 का वैल्यू कितना है -5, और अपान में क्या होता है, अरे जिसके समांतर होता है तो समांतर 3 5 6 ये होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x+2/3 बराबर y - 4/5 बराबर z +5/6। तो ये रेखा का कैसा समीकरण हुआ, उस रेखा का कार्तीय समीकरण हुआ, और यह उस रेखा का सदिश समीकरण। तो कभी कभी आपको ऐसा देगा क्वेश्चन ना, आपको एक रेखा का समीकरण पूछ लेगा जिस पे दे देगा कि वह किस बिंदु से होकर जाता है, और आपको ये नहीं देगा कि ये इस वेक्टर के पैरेलल है, आपको दे देगा वह उस लाइन के पैरेलल है, यानी उस लाइन का इक्वेशन देगा। तो जैसे उस लाइन का इक्वेशन दिया तो वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल आप पता कर लो। तो अगर वह लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी ये लाइन भी इस वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी आपको वह वेक्टर ही दे दिया जिसके वह समांतर है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दिया है x - 5/3 = y + 4/7 = z - 6/2। ये क्या है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब कभी भी आपको कार्तीय समीकरण दे, आप तुरंत उसको मानक रूप में चेंज करो। मानक रूप में चेंज करने का मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, x - 5/3 = y - 4/7, क्योंकि x - y - z - इस प्रकार से होता है ना, तो z - 6/2 ये मानक रूप में आएगा। मानक रूप में आएगा मतलब मानक, क्योंकि आपको पता है कि रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 की तुलना रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये तो मानक रूप होता है ना। तो यहां से आपको x1 की जगह 5, y1 की जगह ये मिला, z1 की जगह ये, तो की तुलना से करने पर, तो जब इससे क्यों तुलना करें, क्योंकि ये मानक रूप है। तो जब इससे तुलना करोगे तो आपको x1 बराबर कितना मिला 5, y1 बराबर कितना मिला -4, y माइनस उसके बाद 2 बचा हुआ y1, और z माइनस फिर z1 बराबर कितना मिला आपको 6, और जो नीचे होता है तो आपका ABC होता है। तो यहां से क्या मिला, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना मिला 7, और c बराबर कितना मिला 2। तो आपको पता है कि हमको रेखा का सदिश समीकरण लिखने के लिए वेक्टर ए चाहिए और वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या होता है, अरे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप ही होता है, यानी 5i कैप प्लस -4 j कैप प्लस 6 k कैप, और वेक्टर बी कितना हुआ 3i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो चूंकि रेखा का कैसा समीकरण, सदिश समीकरण चाहिए ना। सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो यहां से क्या मिला, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए 5i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी कितना है 3i कैप प्लस 7 j कैप
+2, ठीक है। आप डायरेक्ट ही यही से देख के लिख सकते थे ना, तो आप नंबर के हिसाब से अपना लैंग्वेज सेट करोगे। अगर एक ही नंबर पूछा तो आप डायरेक्ट इसको देख के डायरेक्ट ही लिख दोगे, लेकिन अब अपना वही 2 नंबर 3 नंबर पे देखा होगा तो आपको थोड़ा डिटेलिंग करते हुए जाना पड़ेगा। आपको ये कॉपी करना, फिर इसे कॉपी करो। आप इसे कॉपी कर चुके होगे, तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।